दोस्तों, अगर आपको सर्वाइवल मूवीज़ देखना बहुत पसंद है तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी में आप जानोगे कि कैसे एक अमेरिकन एथलीट को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा लड़का जिसका नाम लुइस ज़ैम्परिनी होता है, वो एक जगह बैठकर शराब पी रहा होता है। इस बात से हमें पता लगता है कि ये लड़का बहुत शरारती होता है और ये अपने घर पर किसी की भी बात नहीं मानता। इसके बाद एक दिन ये ग्राउंड में बैठकर शराब पी रहा होता है तो इसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। ये उनसे बचकर भागने लगता है, तभी इसका बड़ा भाई इसको देख लेता है और इसको देखकर वो बहुत हैरान होता है। दरअसल लुइस यहाँ इतना तेज भाग रहा होता है कि उसका बड़ा भाई लुइस को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो लुइस के पास आता है और इसको समझाता है कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, इसलिए तुम्हें रनर बन जाना चाहिए। पर लुइस इसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे बेहतर हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। पर लुइस का भाई इसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक दिन बहुत अच्छे रनर बनोगे। फिर लुइस का भाई इसकी प्रैक्टिस करवाता है और इसकी यहाँ बहुत मदद करता है। अब एक दिन लुइस के स्कूल में रेस होती है जिसमें लुइस भी पार्टिसिपेट करता है। जब रेस स्टार्ट होती है तो उस वक्त लुइस सबसे पीछे होता है, लेकिन जब पीछे से इसका भाई इसको डराता है तो उसके बाद लुइस सबसे आगे होता है। लुइस यहाँ इतना तेज भागता है कि वो इस रेस को जीत जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस रनिंग कर रहा होता है और उसका भाई पीछे से साइकिल में उसकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है। यहाँ ये भागते भागते ही बड़ा हो जाता है, यानी सीन यहाँ से सीधा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जब ये बड़ा हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ एक और रेस होती है जहाँ लुइस फर्स्ट आ जाता है। इसके बाद एक रेस और भी होती है। इस रेस में जो भी जीतेगा उसको ओलंपिक में जाने का मौका मिलेगा, यानी कि वो ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाएगा। लुइस इस रेस में भी अपना पूरा जोर लगाता है और वो इस रेस को भी जीत जाता है। यहाँ इसने अपने नाम एक रिकॉर्ड बना लिया था कि आज से पहले हाई स्कूल के किसी भी स्टूडेंट ने 4 मिनट में 1 माइल्स नहीं दौड़ा होता, पर आज लुइस ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया होता है। इसके बाद लुइस ओलंपिक में जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो अपने भाई से मिलकर जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर इसका भाई से कहता है कि जब तुम इस रेस को जीतोगे ही नहीं तो मैं क्या तुम्हें हारता हुआ देखने के लिए तुम्हारे साथ चलूं। ये सुनकर लुइस इसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं इस रेस को नहीं जीत पाऊंगा, पर मैं अगले ओलंपिक में पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अब जब लुइस यहाँ से जाने लगता है तो इसका भाई इसे कहता है कि हमें ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जिससे अगर हम उस समय हार ना मानकर जीत कर आगे बढ़ें तो उससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। जिसके बाद लुइस यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस 1936 के ओलंपिक में 5000 मीटर की रेस में दौड़ रहा होता है। शुरुआत में लुइस उन सबसे बहुत पीछे होता है, लेकिन रेस के आखिर में लुइस इतना तेज़ दौड़ता है कि यहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लुइस इस रेस को तो नहीं जीत पाता, पर इसने यहाँ पर अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिया था। इसने लास्ट लैप को सिर्फ 56 सेकंड में ही खत्म कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इधर लुइस का परिवार रेडियो में ये सब सुन रहा होता है और ये सुनकर वो भी बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ लुइस के चेहरे पर हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। लुइस का अब अगला टारगेट 1940 का ओलंपिक होता है, जिसमें ये अपने देश के लिए गोल्ड लाना चाहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 1940 का वक्त आता है तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिससे 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1943 में, जहां हमें देखने को मिलता है कि लुइस ने अब आर्मी ज्वाइन कर ली है। ये इस वक्त एक प्लेन में होता है। इसके साथ 2-3 सिपाही और भी होते हैं जो कि जापान के किसी आर्मी कैंप पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ ये इस मिशन में कामयाब रहते हैं, पर वापस आते समय इनका प्लेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। इनका पायलट रास्ते में ही कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कर देता है, जिस वजह से इनकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस अपने अगले ओलंपिक की तैयारी कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ इनके साथी आकर इनको बताते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि कुछ लोग समुद्र में फंसे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। इन लोगों ने यहाँ सबसे बड़ी गलती ये की होती है कि जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं तो ये अपने उसी प्लेन में जाते हैं जो कि पहले से ही डैमेज होता है। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में इनके प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिस वजह से इनका प्लेन समुद्र में ही क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में मौजूद जितने भी सिपाही होते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन लुइस और 2 और लोग होते हैं जिनका नाम मैक और फिल होता है, वो इस हादसे में बचने में कामयाब रहते हैं। अब ये तीनों जल्दी से एक एयरबोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके पास एक एयरबोट एक्स्ट्रा होती है। उस एयरबोट में लुइस को कुछ खाने का सामान मिलता है, जो कि एक चॉकलेट का डब्बा और पानी की बोतल होती है।
ये तीनों आज का दिन यहाँ जैसे तैसे निकाल लेते हैं। फिर अगले दिन जब ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर वो प्लेन इनको नहीं देखता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लुइस उस चॉकलेट के डब्बे को देखता है जो कि अब खाली होता है। दरअसल इनमें से एक ने, जिसका नाम मैक होता है, उसने रात को सारी चॉकलेट्स खा ली थी। इस बात से लुइस उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर अब इसके गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ही अगले 3 दिनों तक ये तीनों ऐसे ही मदद मिलने का इंतजार करते रहते हैं। इन तीनों का यहाँ भूख से बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि पिछले 3 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया होता। थोड़ी देर बाद इनकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठता है जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं और उसे कच्चा खाने लगते हैं, पर उस पक्षी का टेस्ट इतना बुरा होता है कि ये तीनों खाते ही उसे उल्टी कर देते हैं। अब एक तो इनके पास खाना नहीं होता और जो मिला था उसे ये लोग खाना नहीं चाहते, इसलिए ये तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि ये इस पक्षी को ना खाकर उसके मांस से मछलियाँ पकड़ेंगे। ये लोग ऐसा करते भी हैं। ये यहाँ पर उस पक्षी के मांस से चारा बनाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। इन लोगों के चेहरे पर ये साफ दिख रहा था कि ये लोग इस मछली को भी खाना नहीं चाहते, लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए ऐसा करना ही होगा। अब खाना तो इनको मिल चुका था और जब रात होती है तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे ये तीनों यहाँ काफ़ी सारा पानी पीते हैं। पर थोड़ी देर बाद ये बारिश एक तूफान में बदल जाती है, जिससे इन तीनों को यहाँ काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस वक्त ऐसा लग रहा था कि इन तीनों को यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। फिर लुइस यहाँ पर प्रेयर करता है और कहता है कि अगर वो आज यहाँ से बचने में कामयाब रहता है तो वो अपना बाकी का पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देगा। फिर आखिरकार सुबह तक ये तूफान शांत हो जाता है, जिससे ये तीनों बच जाते हैं। अगले दिन ये तीनों चुपचाप अपनी बोट पर बैठे होते हैं। तभी एक बार फिर से इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। उसे देखकर ये तीनों फिर से चिल्लाते हैं, पर वो प्लेन जापान का होता है जो कि इनके ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं। उस फायरिंग से बचने के लिए ये तीनों अपनी बोट से उतरकर पानी में कूद जाते हैं, जिससे इनकी जान तो बच जाती है। पर यहाँ इनके लिए एक बुरी बात ये होती है कि इस हमले में इनकी एक एयरबोट पर गोली लग जाती है, जिससे वो डैमेज हो जाती है। हालांकि इनकी दूसरी वाली बोट पर भी गोली के छेद होते हैं, पर ये उसे जैसे तैसे रिपेयर कर लेते हैं। अब इन तीनों को यहाँ एक ही बोट में रहना होगा, जिससे ये तीनों बहुत परेशान होते हैं। अब ऐसे करते करते इनको आज पूरे 45 दिन हो जाते हैं। आज इनके लिए एक बुरी बात ये होती है कि इनका एक साथी, जिसका नाम मैक होता है, वो इस सिचुएशन को और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाता, इसलिए उसकी आज मौत हो जाती है। उसकी मौत से लुइस और फिल गहरे सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ अपनी खुद की मौत नज़र आ रही होती है। ये लोग मैक की बॉडी को समुद्र में बहा देते हैं और फिर ये दोनों भी अपनी जीने की उम्मीद छोड़कर अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही अधमरी हालत में लेटे रहते हैं। पर आज पूरे 47 दिनों के बाद इनको एक शिप नजर आती है, जिसे देखकर इन दोनों को लगता है कि अब इन दोनों को यहाँ से निकाल लिया जाएगा। पर इनको क्या पता था कि जिस शिप के लिए ये दोनों इतना खुश हो रहे हैं वो इनके दुश्मन देश जापान का निकलेगा। ये जापानीज इन दोनों को यहाँ अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ एक प्रिजनर कैंप में लेकर जाते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूएस सोल्जर्स को जबरदस्ती कैद करके रखा जाता है। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ से इन दोनों को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर कई सारे अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जापानीज इन दोनों को बहुत टॉर्चर करते हैं। जापानीज सेना का कमांडर, जिसका नाम कॉर्पोरल होता है, वो इन सभी अमेरिकन सोल्जर से कहता है कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। इसी बीच वो लुइस के पास आता है और लुइस को कहता है कि मेरी आंखों में देखो। फिर जैसे ही लुइस इसकी आंखों में देखता है तो ये उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। अगले दिन कॉर्पोरल इन सभी अमेरिकन सैनिकों से पूछता है कि तुम में से ओलंपिक का एथलीट कौन है। लुइस अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि मैं हूँ। फिर वो लुइस की अपने एक साथी के साथ रेस करवाता है। लुइस, जो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर और जख्मी होता है, वो इस रेस में हार जाता है, क्योंकि दोस्तों भले ही वो ओलंपिक का एथलीट हो, वो किसी भी हालत में दौड़ने के लायक नहीं रहेगा। इसकी हार के बाद कॉर्पोरल एक बार फिर से इसको बहुत मारता है। अब एक दिन जापानीज रेडियो से कुछ लोग आए होते हैं, जो कि लुइस को अपने पास बुलाकर उसे बताते हैं कि अमेरिकन आर्मी ने तुम्हारे परिवार को बताया है कि तुम मर चुके हो, तो हम ये चाहते हैं कि तुम अपने परिवार को सच्चाई बताओ। इसके बाद लुइस रेडियो पर अपने परिवार को बताता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अभी जापान के एक प्रिजनर कैंप में हूँ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जापान वालों ने अपना असली रूप दिखा दिया था। वो यहाँ लुइस को एक पेपर देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उसने हमारे साथ धोखा किया है और हमें हमारी ही गवर्नमेंट ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। ऐसा लुइस को रेडियो पर बोलना था। दरअसल ये सब जापान वालों का प्लान होता है। लुइस इसको पढ़ने से मना कर देता है, जिसके बाद ये लोग लुइस को तरह तरह के लालच देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने रेडियो पर ये सब बोल दिया
तो हम तुमको यहाँ से रिहा कर देंगे और तुमको तुम्हारे परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ देंगे। लेकिन लुइस अपने वतन के लिए इतना ईमानदार होता है कि उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा होता भी है, ये लोग इसको फिर से उसी कैंप में भेज देते हैं। यहाँ कॉर्पोरल लुइस से कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मेरी तरफ बहुत मजबूत हो, पर आज मैं तुमको बताऊंगा कि बात कैसे मानते हैं। जिसके बाद ये यहाँ जितने भी अमेरिकन सैनिक होते हैं उन सभी को बुलाता है और कहता है कि तुम सभी एक एक करके इसको मुक्का मारोगे। पर यहाँ मौजूद जितने भी अमेरिकन होते हैं वो लुइस को मारने से मना कर देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर कॉर्पोरल लुइस के दोस्त फिल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। कॉर्पोरल कहता है कि अगर तुम लोगों ने आज इसको नहीं मारा तो मैं फिल को जान से मार दूंगा। ये सुनकर लुइस उन सभी से अपने आप को मारने के लिए कहता है। वो सभी लाइन बनाकर एक एक करके लुइस को एक जोरदार मुक्का मारते हैं। दोस्तों, अब आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इतने लोगों की मार खाने के बाद लुइस की क्या कंडीशन रही होगी। अब एक दिन लुइस अपने साथियों के साथ जख्मी हालत में बैठा होता है, तभी वहाँ कॉर्पोरल आता है और लुइस से कहता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर लुइस मन ही मन बहुत खुश होता है। लेकिन लुइस की किस्मत एक बार फिर से इसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि कॉर्पोरल के जाने के बाद इनके कैंप में एक हमला होता है जिससे यहाँ काफ़ी अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं और इनका कैंप भी अब पहले जैसे रहने लायक नहीं होता। इसलिए बाकी बचे हुए सैनिकों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और ये जगह वही होती है जहाँ कॉर्पोरल का प्रमोशन हुआ था। कॉर्पोरल को दोबारा देखकर लुइस बेहोश होकर गिरने लगता है, क्योंकि कॉर्पोरल हमेशा अपना सारा गुस्सा लुइस पर ही उतारता था। इतने सारे सैनिकों में इसे सिर्फ लुइस ही नजर आता था और ये हर बार इसे ही अपना शिकार बनाता था। अब हम इस नए कैंप में देखते हैं कि यहाँ जितने भी सैनिक होते हैं उनकी हालत इनसे भी बहुत बुरी होती है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग होते हैं उनसे बहुत बुरी तरीके से काम करवाया जाता है। एक दिन जब ये सभी नाव में कोयला भर रहे थे तो एक जापानीज सैनिक लुइस को ऊपर से धक्का दे देता है, जिससे उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दोस्तों, ये नई जगह इन सभी के लिए किसी नर्क से कम नहीं होती। यहाँ पर हर रोज इनसे इतना काम करवाया जाता है जिससे इनकी रूह तक काम फुटती है। एक दिन जब लुइस काम कर रहा होता है तो वो बहुत थक जाता है, जिससे वो 1 मिनट का आराम करने के लिए रुक जाता है। इसे यहाँ आराम करता हुआ देख वही सैनिक देख लेता है जिसने इसको ऊपर से धक्का दिया था। वो इसे सीधा कॉर्पोरल के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये काम नहीं कर रहा है। कॉर्पोरल, जो कि इससे पहले से ही बहुत नफरत करता है, वो इस बात से गुस्से में आकर लुइस को अपने सामने रखी एक लकड़ी को उठाने के लिए कहता है, जो कि बहुत भारी होती है। लुइस, जो कि पहले से ही काफ़ी कमज़ोर होता है, वो इस भारी भरकम लकड़ी को उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये सीन देखकर आपको कहीं ना कहीं लुइस की इस हालत पर रोना आ रहा होगा, क्योंकि आपको इस वक्त इसका दर्द महसूस हो रहा होगा। लुइस जैसे तैसे इसको अपने ऊपर उठा लेता है। ये देखकर कॉर्पोरल अपने साथी को कहता है कि अगर ये इस लकड़ी को नीचे गिरा दे तो तुम इसको गोली मार देना। लुइस बहुत देर तक इस लकड़ी को अपने सर के ऊपर उठाकर रखता है। अब थोड़ी देर बाद लुइस की हिम्मत जवाब देने लग जाती है, क्योंकि ये इस हालत में ज़्यादा देर तक इस लकड़ी को नहीं उठा सकता। लेकिन अगर इससे लकड़ी गिरती है तो इसको गोली मार दी जाएगी। यहाँ सभी अमेरिकन सैनिक अपना काम छोड़कर लुइस की तरफ देखने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे लुइस के सर से वो लकड़ी नीचे की तरफ गिरने लगती है, पर तभी लुइस को अपने भाई की वो बात याद आती है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद लुइस अपना पूरा जोर लगाकर उस लकड़ी को ऊपर उठा लेता है और फिर कॉर्पोरल की आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। कॉर्पोरल उसे कहता है कि अपनी नज़रें नीचे करो, लेकिन लुइस फिर भी उसे घूरता रहता है। कॉर्पोरल को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, इसलिए वो गुस्से में आकर लुइस को अपने डंडे से बहुत मारता है। लुइस नीचे गिर जाता है, पर फिर भी वो कॉर्पोरल की आंखों में घूरता रहता है। कॉर्पोरल यहाँ गुस्से में पगला जाता है और इसको यहाँ इतना मारता है कि कॉर्पोरल खुद भी मारते मारते थक जाता है। फिर लुइस को यहाँ अपने परिवार की याद आती है और फिर ये ऐसे ही पूरी रात यहाँ इसी जगह पर लेटा रहता है। अब एक दिन इन सभी अमेरिकन सैनिकों को इकट्ठा करके बताया जाता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद जापानीज इन सभी को नदी में नहाने के लिए कहते हैं। ये सभी अमेरिकन सैनिक जब उस नदी की तरफ जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि ये सभी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद इनके ऊपर से एयरप्लेन्स गुजरते हैं जो कि अमेरिकन्स होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये देखकर सभी अमेरिकन्स इतना खुश होते हैं कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। यहाँ मौजूद हर अमेरिकन जश्न मनाने लग जाता है, क्योंकि अब अमेरिकन गवर्नमेंट इन सभी को सही सलामत अपने अपने घर पहुँचा देगी। इसके बाद एयरप्लेन से इनके लिए खाना फेंका जाता है, जिसे सभी लोग बड़े आराम से खा रहे होते हैं।
लेकिन लुइस ये खाना नहीं खाता। वो सीधा कॉर्पोरल के कैबिन में जाता है, पर वहाँ पर वो नहीं होता। वहाँ तो बस उसकी स्टिक रखी होती है जिससे वो लुइस को डेली मारता था। लुइस यहाँ नीचे बैठकर कॉर्पोरल की बचपन की फोटो देखता है जिसमें वो अपने फादर के साथ होता है। दरअसल लुइस यहाँ ये जानना चाहता था कि कॉर्पोरल उससे इतनी नफरत क्यों करता था। इसके बाद ये सभी लोग इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद फाइनली अपने देश वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर लुइस अपने वतन की मिट्टी को चूमता है और फिर वो अपने परिवार से मिलता है। इसके बाद ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के एंड में हमें लुइस की असली फ़ोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उसने शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके कई सालों बाद लुइस सब कुछ भुलाकर कॉर्पोरल से मिलने के लिए जापान जाता है, पर उसने इससे मिलने के लिए मना कर दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि लुइस 80 साल की उम्र में अपने हाथ में मशाल लेकर जापान में हो रहे ओलंपिक में भाग रहा होता है, जो कि उसका सपना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।